हे वेलकम टू जीज फैमिली किचन। और क्या हालचाल है मेरे जायके के दीवानों का। मैं आपको इटालियन रोटी बनाना सिखा रही हूँ, यानी कि पिज्ज़ा, जो हमारे लिए एग्जॉटिक होती है या फीस्ट का टाइम होता है या पार्टी करना हमें जब चाहिए होता है तो हम पिज़्ज़ा मंगाते हैं। तो आज हम सीखेंगे पिज़्ज़ा बनाना फ्रॉम स्क्रैच, मतलब आटा गूंदने से लेकर उसकी सॉस बनाना, उसे असेंबल करना और फिर खाना। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ और बनाते हैं पिज़्ज़ा। तो ये जो चीज़ें यहाँ रखी है ये पिज़्ज़ा डो बनाने की है, मतलब जो बेस बनता है जो आप मार्केट से खरीद कर लाते हो। तो पहले हम डो बनाएंगे, इसीलिए डो का ही मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी या आटे का इंग्रेडिएंट बताऊंगी। तो मैं ले रही हूँ आधा किलो मैदा, 500 ग्राम, ठीक है, यानी आधा किलो मैदा हो गया मेरा। और उसके अलावा मेरे पास चीनी है। चीनी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कोई भी जब आप ब्रेड बनाते हैं तो। और नमक है। और ये जो महाशय है ये है यीस्ट या खमीर भी कहते हैं इसे। और साथ में बटर है और ऑलिव ऑयल है, क्योंकि हम इटालियन डिश बना रहे हैं तो उसके लिए आप वही तेल यूज़ करेंगे जो नॉर्मली वहाँ पर यूज़ होता है। 500 ग्राम्स के लिए 4 टीस्पून्स मैं यीस्ट ले रही हूँ। और यीस्ट को हम एक्टिवेट करेंगे पानी और चीनी के साथ में। तो पानी आपने ठंडा नहीं डालना है, पानी रहेगा बिल्कुल कुनकुना, यानी कि आप जब उंगली इसमें डालोगे तो आपकी उंगली को भी जलन महसूस नहीं होनी चाहिए, इतना गर्म ही होना चाहिए, अदरवाइज यीस्ट जो है वो मर जाता है, फिर वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून, क्योंकि जो खमीर होता है या यीस्ट होता है इसका खाना होता है चीनी, मीठे पर ही ये फलता फूलता है। और पहले तो मैं ये 1 कप पानी ले रही हूँ, यानी 200 ml पानी ले रही हूँ। चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। आप चाहे तो चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी घुल चुकी है और अब मैं इसके अंदर यीस्ट डाल दूंगी। तो ये गया हमारा यीस्ट, और यीस्ट को भी आपने अच्छे से मिलाना है इसमें, ठीक है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए हमने किसी भी गर्म जगह पर रखना है। गर्म यानी बहुत ज़्यादा हीट या बहुत गर्मी, यानी गैस के ऊपर नहीं चढ़ा देना आपने इसे, ठीक है, बल्कि ऐसी जगह रखो जहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट इससे मिलती रहे और ये फिर एक्टिवेट होता रहे इसमें। वैसे शुरुआत में ही अगर आपका यीस्ट अच्छा है तो ये आप अगर देख सकते हैं इसमें ये बबल्स जो आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका यीस्ट एक्टिवेट है, ऑलरेडी काम करेगा। लेकिन फिर भी ये किस तरीके से फ्रॉदी होता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो मैं इसको अभी ढककर 10 मिनट के लिए रखूँगी। तो अब इसे मैं ढककर, जो मेरे किचन की सबसे गर्म जगह है वो है मेरा अवन। अवन ऑन नहीं है, बंद अवन में ही हमने इसको रखना है 10 मिनट के लिए। तो मैं इसे अभी अवन में रखने जा रही हूँ। तो जब तक हमारा यीस्ट एक्टिवेट होता है या फ्रॉदी होता है तब तक हम मैदे का काम कर लेते हैं। तो पहले मैदे को हम छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी हर वीडियो में आपको मैं ये बात बताती हूँ। आप चाहे रोटी बना रहे हो, लच्छा पराठा बना रहे हो, केक बना रहे हो, कुछ भी आप आटे के साथ काम करते हैं तो आपको उसे छानना बहुत ज़रूरी होता है। और 2 टीस्पून्स मैं नमक डाल रही हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जब आप यीस्ट को एक्टिवेट करते हैं या फ्रॉदी करना होता है उसमें आप सिर्फ यीस्ट, चीनी और पानी मिलाओगे, नमक कभी नहीं डालना, क्योंकि नमक जो है वो यीस्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो शुरुआत में आपने, यानी जब आप उसको एक्टिवेट होने के लिए रख रहे हो तो आप उसमें नमक कभी नहीं डालोगे, अदरवाइज़ वो उतना नहीं फूलेगा जितना वो फूलना चाहिए। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर। बटर डालने से जो टेक्सचर है पिज़्ज़ा का या ब्रेड का वो बहुत अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 टीस्पून के अराउंड मैं ले रही हूँ। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बटर।
इसको आपने ऐसे मिक्स कर देना चाहिए। 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने यीस्ट बाहर निकाल लिया है। इसे हम देखते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर मतलब दिल्ली में काफ़ी ठंड है, तो इसीलिए जो जितना ये फ्रॉदी होना चाहिए था 10 मिनट में उतना नहीं हुआ है। ठंड में ध्यान रखना कि आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। ये जो ऊपर झाग आप देख रहे हो इसे कहते हैं फ्रॉदी होना या एक्टिवेट होना, मतलब आपका यीस्ट जो है ये काम करेगा। तो अब इसको जो है मैं आटे में मिक्स करूँगी और फिर हम इसका एक बहुत अच्छा लचीला सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो इस तरीके से एक गड्ढा या एक वेल बनाना है आपने आटे में, और ये सारा का सारा हम इसमें इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपने कि यीस्ट डालने के बाद आपका जो आटा है वो थोड़ा सा स्टिकी या चिपका चिपका सा या हाथों में चिपकने वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी ज़्यादा हो गया है और आप आटा मिलाना शुरू कर दो उसमें, नहीं, आपने उसकी मसाज करनी है। इसका मतलब ये है कि आपका जो यीस्ट है वो काम कर रहा है। तो 1 कप यानी 200 ml में ऑलरेडी यीस्ट के साथ डाल चुकी हूँ पानी। मेरे पास ये एक्स्ट्रा 1 कप है, मतलब 200 ml और है मेरे पास। तो हम देखते हैं अभी टोटल हमें पानी कितना लगेगा इसमें। और जितना अच्छा आप पानी इसमें डालकर आटा गूंदोगे उतना सॉफ्ट बेस बनेगा। जो आप एक्स्ट्रा पानी ले रहे हैं वो भी गुनगुना होना चाहिए। ये नहीं कि आप ठंडा पानी फिर यूज करने लग जाओ, तो इससे जो एक्टिविटी है वो यीस्ट की रुक जाएगी। तो आपने इसमें गुनगुना पानी ही लेना है। अब देखिए ये कैसे चिपक रहा है। आपको ये लगेगा कि शायद पानी ज़्यादा हो गया है, लेकिन नहीं, इसको अब मसाज की ज़रूरत है। अब इस बल्कि ये और पानी लेगा। तो मैंने करीब अब तक 300 ml पानी यानी 1.5 कप पानी मैं अब तक यूज़ कर चुकी हूँ। ये देखिए, है ना। तो इससे आपने डरना नहीं है। अब हम इसको अच्छे से किचन प्लेटफॉर्म पे इसकी मसाज करेंगे। तो मसाज करने से पहले आपने किचन प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा ऑयल करना है, तो आपका आटा जो है बहुत अच्छा स्मूथ होगा, ड्राइनेस ज़्यादा नहीं रहेगी। क्योंकि आगे चल के आपने इसमें ड्राई फ्लावर या मैदा मिक्स करना ही होता है। तो इसका एक तरीका है जो मसाज करते हैं, इसे कहते हैं पुश एंड पुल मेथड। तो ये जो मेथड है इससे ये होता है कि जो यीस्ट है वो हर जगह पे, हर सेल में आटे के वो चला जाता है, और इसी वजह से इवनली जो है आपका आटा प्रूव होता है। प्रूव होना यानी फूलना, और इसकी इलास्टिसिटी भी आनी चाहिए आटे में। तो ये देखिए, जब ये शुरू में आप देख रहे थे ये आटा मेरे हाथ में कितना चिपक रहा था, अब ये नहीं चिपक रहा है। अब ये मेरा हाथ भी छोड़ रहा है और ये प्लेटफॉर्म से भी आराम से निकल रहा है। लेकिन अभी भी इसको मसाज की ज़रूरत है और अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब आप इसको गूंथेंगे या इसको नीड करेंगे। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें और पानी डाला था, और इसको मैं वही पुश एंड पुल मेथड से जो है इसे गूंथ रही हूँ, और इसे मुझे अच्छा सॉफ्ट बनाना है। इसमें बीच बीच में मैं ऑयल भी डालूँगी। जो ऑलिव ऑयल मैंने लिया था वो लिया था 1/4 कप, ठीक है। ये सबसे छोटा कप होता है, और इतना ही मैंने तेल लेकर इसमें डालना है, और ये पूरा का पूरा तेल इसके अंदर हमने यूज़ करना है। थोड़ा पानी और थोड़ा तेल। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये आटा। अब इसको और स्मूथ करना है हमने। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, और अच्छा है, ये एक्सरसाइज भी हो जाती है। कम से कम 7 से 8 मिनट तक आपने इसकी अच्छे से मसाज करनी होती है, तभी जाके आपका आटा रेडी होता है।
तो बस ये आटा हमारा रेडी है। अब ये चिपक नहीं रहा है बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छा लचीला हो गया है। इलास्टिसिटी भी अच्छी हो गई है इसकी, ये कहीं से फट नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। तो बस अब हमने इसे रखना है प्रूफ होने के लिए। ये मैंने हाथ में तेल लगा लिया है और इसका हमने अच्छे से एक बॉल बनाना है। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से जितना भी इसको, जो इसके कॉर्नर्स है उसको नीचे ले जाकर एक बॉल बनाना है। ये इसलिए होता है कि हम इसके अंदर एयर फिल कर रहे हैं। तो बस अब ये अच्छे से हमने इसको बना दिया है। ये एक आपने ऐसा बर्तन लेना है जो आपके आटे से 3 या 4 गुना बड़ा हो, क्योंकि ये आटा अभी फूलेगा, बाहर नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है। इसको ऑयल लगाना है, मतलब ऑयल से ग्रीस करना है ताकि ये चिपके ना। और बस अब ये गया हमारा बॉल रेस्ट होने के लिए। कम से कम इसको प्रूफ होने के लिए, अगर ज़्यादा गर्मी है तो ये 1 घंटे में भी हो जाता है, लेकिन अगर ठंडा है मौसम तो फिर इसको टाइम लगेगा। तो ये कम से कम 1 से 2 घंटे लेगा। तो उसके बाद ही हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। तो इसको मैं बंद करके फिर से गर्म जगह पे हमने रखना है। या तो आप जैसे जिस जगह पर थोड़ी सी धूप आती हो वहाँ आप रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं करना। गर्मी में आपने इसे किचन में ही रखना या फिर ओवन में रख देना, लेकिन ओवन बंद होना चाहिए। तो इसको मैं अभी रख रही हूँ, और जब तक ये हमारा आटा अप्रूव होएगा मैं आपको सॉस बनाना सिखाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। यानी हमने पिज़्ज़ा बेस के लिए डो जो है या आटा हमने लगा दिया है और वो प्रूफ होने के लिए चला गया है। सेकेंड पार्ट होता है इसका सॉस। तो सॉस के लिए मैंने लिया है ये 700 ग्राम टमाटर है, और थोड़े अच्छे लाल टमाटर देखकर आपने लेना है। तो ये 700 ग्राम टमाटर है। 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं जिसको मैंने इस तरीके से चॉप कर दिया है। और ये हरा धनिया है। जो हरा धनिया का जो मोटा स्टेम होता है या मोटी लकड़ियाँ होती हैं, उसको आप इस तरीके से चॉप करके रख सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ये 7 से 8 मेरे पास बेसिल की पत्तियां हैं, और ये है 2 टीस्पून्स के करीब ऑरिगेनो। ऑरिगेनो भी आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है। उसके अलावा जो सीजनिंग्स है हमारी, ये है नमक, जो कि ये 1 टीस्पून के करीब जाएगा। आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर है जो कि फ्रेशली कूटा हुआ है, और ये चीनी है। क्योंकि आप टमाटो सॉस बना रहे हैं तो टमाटर कभी भी खट्टा ज़्यादा होता है, तो वो सावरनेस या उस खट्टेपन को कम करने के लिए हम उसमें चीनी ऐड करते हैं। तो 1 टीस्पून के करीब इसमें चीनी जाएगी, चीनी या शक्कर हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब आते हैं हमारे गैस की तरफ और बनाते हैं हमारी टमाटो सॉस पिज़्ज़ा के लिए। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल है, ये ऑलिव ऑयल, और बटर भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि नॉर्थ इटली में मोस्टली बटर का यूज़ होता है। तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, मतलब हम ऑलिव ऑयल भी डालेंगे और बटर भी डाल रहे हैं। वैसे आपको अगर बटर का टेस्ट पसंद है तो आप खाली बटर भी इसमें डाल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना है जैसे हम हमारे तेल को करते हैं। बस ये हल्का इस तरीके से हो गया। अब इसके अंदर मैं ये लहसुन इसमें डाल दूँगी, और साथ में ये स्टेम पार्ट जो है हरा धनिया का वो भी इसमें डाल दूँगी, और इसको हम बस थोड़ा सा इसकी खुशबू आने तक स्टर करेंगे या इसको कुक करें। फ्लेम को मीडियम रखें। लहसुन को हमने ब्राउन होने नहीं देना है, बस इसकी खुशबू आ गई। अब मैं इसमें ये पूरा टमाटर डाल दूँगी। अच्छा, टमाटर जो है इसको मैंने काट कर दरदरा प्यूरी कर लिया था। मैंने हाई फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। मॉइस्चर इसका निकल जाना चाहिए। अगर पानी रहेगा इसमें तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर फैलने लगेगा। आपका पिज़्ज़ा बेस जो है या पिज़्ज़ा बनाते समय पिज़्ज़ा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका जो पानी है या इसका मॉइस्चर वो निकल जाना चाहिए, जिससे कि आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो
आप देख सकते हैं कि इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक जो है वो उड़ गया है, अच्छे से हमारे जो टमेटोज़ हैं वो पक गए हैं। अब बारी आती है सीजनिंग्स की, यानी बाकी के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिसकी वजह से हमारी सॉस में टेस्ट आएगा। ये 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है इसमें, और इसके बाद काली मिर्च 1/2 टीस्पून, चीनी ये 1 टीस्पून के करीब, मैं ऑरिगेनो और ये बेसिल लीव्स भी डाल दिए हैं मैंने। तो ये हमारी सॉस जो है वो रेडी हो गई है। कलर बड़ा प्यारा आया है इसका, मैंने कोई इसमें कलर नहीं डाला है, बस आपके टमाटर जो है वो अच्छे लाल होने चाहिए। अब इसे मुझे पूरा सुखाना नहीं है, अगर मैं इसे सुखाऊंगी तो ये ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाएगी, तो बस यहीं पर मैं अभी इसे स्टॉप करूंगी। अगर गलती से आपसे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है या सूख जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, जिससे कि ये डाइल्यूट हो जाए, स्प्रेड होने में प्रॉब्लम ना आए। और सब कुछ टेस्ट ज़रूर कर लेना। तो बस अब मैं इसे बंद कर रही हूँ और हम वेट करेंगे हमारे डो के प्रूव होने का। तो ये अब आ गए हैं हम 3rd स्टेज पे, जहाँ पे हमें असेंबलिंग करनी है। तो ये जो सामान है, ये हमारा जो प्रूव हुआ आटा है वो ये है। देखिए कितना मैंने रखा था और ये कितना हो चुका है। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। ये जो सॉस हमने बनाई थी, उसके अलावा ये मैंने 2 तरीके की चीज़ ग्रेट करके रखी है। एक है मोज़रेला चीज़, जिसे पिज़्ज़ा चीज़ भी कहा जाता है, और एक है जो हमारी प्रोसेस चीज़ होती है, जो टिन में होती है या क्यूब्स में आपको मिलती है, या आप स्लाइसेस में इसको देखते हैं। तो ये वैसे चेडर चीज़ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये प्रोसेस चीज़ के नाम से बिकती है। तो ये दोनों चीज़ मैंने हाफ क्वांटिटी में ली है। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, बल्कि मैं अभी कर देती हूँ। इनको इस तरीके से मिक्स करके, और इसके ऊपर मैं ये थोड़ी सी सीजनिंग डालूँगी। जो पिज़्ज़ा सीजनिंग रेडीमेड आपको मिलती है आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑरिगेनो, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लहसुन चॉप किया हुआ और थोड़ी सी सॉल्ट, ये सारा मिला के भी इनके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद सबको नहीं पता होती है, क्योंकि चीज़ हम ऊपर से डालते हैं पिज़्ज़ा के, तो वो जलना नहीं चाहिए बेक होते समय। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इसके ऊपर जो है ऑयल ड्रिज़ल करेंगे, ताकि हमारी जो चीज़ है जब बेक होने जाए तो ये जले नहीं और अच्छी सॉफ्ट रहे और मेल्ट भी हो जाए। तो ये अच्छे से मैंने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब जो है इसके ऊपर डाल दिया है, बल्कि चीज़ को अच्छे से हमने कोट करना है। अब ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये सारा कुछ हमारा भी रेडी है। अब मैंने प्लेटफॉर्म पे जो है सूखा मैदा डाला है, और ये जो आटा है इसको हम अब बड़े प्यार से इसमें से निकाल लेंगे। पंच करना है, जो हवा भरी है वो इसमें से अभी हम निकालेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से पंच करके। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये फ्लैट हो गया है और इसके साथ अब हम आगे काम करेंगे। तो जो ये फूलना होता है या इसके अंदर एयर भरना होता है, उसे प्रूविंग कहते हैं या प्रूफिंग। तो ये लॉग बन चुका है। अब इसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो अब मैंने इसका इस तरीके से बॉल बनाया है और इसी में हम इसको रखेंगे, क्योंकि अगर हवा लगेगी तो फिर ऊपर एक जो है वो क्रस्ट आ जाता है। ये ऐसे, और नीचे की तरफ आपने इसको रोल करना है। तो अब आती है बारी पिज़्ज़ा रोल करने की, या आप अगर हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से इसे आप स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर आप इसको बेलन से भी बेल सकते हैं। मैं एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। तो जिस पे भी बेक करने वाले हैं
उस पे हम इसको रखकर आगे की प्रोसीजर करेंगे। प्लेट मैंने ग्रीस कर दी है और इसको हम निकाल कर इसके ऊपर डाल देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका शेप अगर इधर उधर हो जाता है, और इसको आप अब शेप देंगे। और जो अगर आपको लगता है साइड्स मोटे हैं तो आप उसको थोड़ा सा थिन करते जाए या उसी के तरफ थोड़ा सा प्रेशर देके के उसको फैलाते जाओ। जो है पैन पिज़्ज़ा की तरह मैं बनाऊंगी तो हमें इसके एजेस भी बनाने होंगे, तो वो एजेस कैसे बनाने हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो ये मैंने इसे इस तरीके से फैला दिया है। अब हमने इसके एजेस थोड़े से मोटे बनाने हैं, तो ये मेरे पास मैंने पानी रखा है जिससे कि मैं यहाँ पर पहले इसे इस तरीके से लगाऊंगी और फिर हमने इसे नीचे की तरफ खींचकर थोड़े से जो है इस तरीके से लाना है। तो ये इसका जो है एज जो है वो थोड़ा मोटा बन जाएगा। इसी तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अब बारी आती है हमारे असेंबलिंग की। जो बेस है हमारा उसको इस तरीके से आपने फोर्क से इस पे छेद करने हैं, क्योंकि बेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। तो जब नीचे से हीट आएगी तो ये होल होने की वजह से ये बहुत इवनली अच्छे से ट्रैवल करेगी नीचे से लेके ऊपर तक। और अब जो है इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। पहले आपने इस पे ऑयल लगाना है और इसके बाद बारी आती है हमारे टोमेटो सॉस की। एजेस पे नहीं रखेंगे हम, इसको बीच में डालेंगे और थोड़ा अच्छे से, जब आप घर के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार से अच्छे से आप इसे फैलाएं, इस पे स्प्रेड करें ताकि टेस्ट अच्छे से आ जाए। जिनके घरों में बच्चे वेजिटेबल खाने में बहुत नखरे करते हैं उनके लिए एक ट्रिक है कि जब आप ये सॉस बनाते हो तो इसी सॉस में आप सब्जियां ग्रेट करके डाल दो। जैसे गाजर है और गोभी है, कैबेज है, या जो भी सब्ज़ी आप उनको खिलाना चाहते हैं। यहाँ तक कि आप इनको जो हमारा पंपकिन होता है या फिर तोरी होती है, इस टाइप की सब्ज़ी जो नहीं खाते हैं बच्चे, उसको आप ग्रेट करो और ग्रेट करके जब आपका सॉस बनता है तब आप उसमें डाल दो अच्छे से मिक्स करके, और फिर आप ये सॉस पे ही डाल के ऊपर से चीज़ वीज़ डाल के उनको आप सर्व करो। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैं एक पतली सी लेयर लगाऊंगी चीज़ की। ये मैं क्यों डाल रही हूँ आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। क्या होता है जब आप डायरेक्ट सब्जी सॉस पे डालोगे तो वो चिपकेगी नहीं। यहाँ पर चीज़ जो है वो ग्लू का काम करती है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो सब्जियाँ हैं वो आपके पिज़्ज़ा बेस से चिपकी रहे। तो इसी वजह से आपको नीचे जो है पहले थोड़ी सी आप चीज़ स्प्रेड करोगे, उसके ऊपर हम ये सब्जियाँ अरेंज करेंगे। तो ये अरेंज हो गई है। सब्जियां आपकी पसंद की होगी, आप जो चाहे सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप मशरूम डालो, आप बेबी कॉर्न डाल सकते हैं, आप ब्रोकली डाल सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू योर चॉइस कि आपके घर में क्या पसंद करते हैं। और ये ऊपर हमने डाल दिया बड़े प्यार से चीज़, और थोड़ा सा ऑयल और ड्रिजल करेंगे इसके ऊपर। तो मैं प्रीहीट करूंगी अवन को 220 डिग्री पे। तो 220 डिग्री पे ही मैं उसे बेक करूंगी। तो मैं अभी इसको 15 मिनट के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ 220 डिग्री पे 15 मिनट्स। अगर आपका देखिए कुछ कुछ ओवन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अगर आपका ओवन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप 200 डिग्री पे ही आप पहले एक पिज़्ज़ा बनाकर देखें। अगर वो अच्छे से हो जाता है तो फिर 200 डिग्री पे ही आपने बाकी के पिज़्ज़ा भी बनाने हैं सेम टाइम पे। अगर आपको लगता है कि कम हो रहा है तो फिर आप 210 या 220 डिग्री पे कर लेना, ठीक है। अब इसको मैंने ऑन कर दिया और ये हमारा पिज़्ज़ा गया बनने के लिए। दिस इज़ डन। इसके ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग अभी गरम गरम में ही डाल देते हैं और ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी है कट होने के लिए। लेकिन कभी भी जब आप ऐसी चीज़ें निकालते हैं ओवन से तो इसे थोड़ी देर के लिए जो वायर रैक होता है उस पर
ज़रूर रख देना चाहिए ताकि जो स्टीम है वो इसकी निकले, और आप उससे ये होगा कि फिर आपका जो पिज़्ज़ा है वो ज़्यादा गीला गीला ना लगे। जिस तरीके से मैंने अभी इसको ऐसे रखा है तो इसकी स्टीम निकल जाएगी। थोड़ी देर में आप इसको फिर कट कर लेना। और हाँ, इसे आपने 220 डिग्री पे 12 मिनट के लिए रखना है, और अगर आप 200 डिग्रीज पे रखते हैं तो ये 12 से 15 के बीच में आपको इसका टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो खाइए और बताइए कैसा बना है।